जो सुपरपोजिशन का इफेक्ट सोचना है हमें, उनको 3 कैटेगरी में देखते हैं। स्टैंडिंग वेव, बीट्स, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की बात करते हैं जब एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वेव हों और एक ही जैसे फ्रीक्वेंसी के हों। और बीट्स की बात करते हैं जनरली ये साउंड के केस में सोचा जाता है, और जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो हो वो लगभग बराबर हो लेकिन बराबर ना हो। F1 माइनस F2 जो हो उनका डिफरेंस ये 10 के कम हो। बराबर हटा लो, हटा दो, टेंशन ना लो। बाउंड्री है, बाउंड्री पे नहीं जाते, गिर सकते हैं इधर उधर। स्टैंडिंग वेव होता है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑन वायर, सितार, गिटार, और ऑन वायर और इन ऑर्गन पाइप। जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन वाले एक ही फ्रीक्वेंसी के सुपर इम्पोज होते हैं, उनसे स्टैंडिंग वेव का सुपर इम्पोज होने पर इवेंट मिलता है। इसमें ओमेगा सेम है ना? हाँ, इसमें ओमेगा सेम है। बीट्स वाले में ओमेगा में डिफरेंस है, इंटरफेरेंस में भी ओमेगा सेम है। यदि इंटरफेरेंस की बात करूं तो ये SHM में आप ऑलरेडी देख चुके हो। Y1 होता था A sin ओमेगा टी, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा बदलो माइनस KX। Y2 होता था ये A1 A2 sin ओमेगा टी माइनस KX प्लस 5। तो जब इनको सुपर इम्पोज करते थे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो ये लिख देते थे A sin ओमेगा टी माइनस KX प्लस psi, like SHM, where A equals to under root A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 cos phi, और tan psi हो जाता था A2 sin phi अपॉन A1 plus A2 cos phi। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। ये सर एम्पलीट्यूड तक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सर आपने वेक्टर की तरह ऐड क्यों कर दिया सर? ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं किया है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके यहाँ तक पहुंचे। तो ये वैसे आ रहा है सर वेक्टर की तरह। तो आ गया तो इसमें मैं रोने थोड़े ना लगूंगा, आ गया तो आ गया। सॉरी सर। वेक्टर के जैसा आ गया, लेकिन आया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया यूज करके। प्रूफ करके फिर से बताऊं? देख लीजिए सर, आपका अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वेक्टर का तो याद है ना? हाँ सर। वेक्टर जैसे ही आता है बस। लेकिन वेक्टर है नहीं। वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट, जो वैसे मैं कहूँ तो वेक्टर होता है या स्केलर? डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है। बस तो मजे लो उसके। इतने से मजे ले लो। ले y1 है A sin वेव, फालतू है देखो इसे। y2 है A2 sin ओमेगा t प्लस 5,
जब तुम सुपर इम्पोज करोगे y1 प्लस y2, थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिमाग में रखना, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर चेक कर लो, a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इसे चेक कर लो, c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी। और इसको तो तुम कंबाइन करना जानते नहीं होगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है, फिजिक्स में नहीं होता। चेक कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस फॉर्मेट में आ गया, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस साई। सर ऐसे कैसे, क्योंकि हमने मान लिया कॉस साई इक्वल्स टू सी बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन साई इक्वल्स टू डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका मतलब टेन साई कितना हो गया, डी बाई सी। डी कितना है, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, और अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो गया, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। ये सारे डाटा आ गए। इसमें वेक्टर कहाँ था, वेक्टर तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। अब रिजल्ट वेक्टर जैसा आ गया तो रोने लगने वाली बात तो है नहीं। तो जो आ गया। ये तो खुशी की बात है, पार्टी सार्टी कर लो कि एक आ रहा है a1, एक आ रहा है a2, और ये फाइव उनका फेज डिफरेंस, और रिजल्टेंट ए मिल जाता है हमें, और ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे है वो साई मिल जाता है हमें वेक्टर वाले आइडिया से। तो आ गया तो अच्छी बात है, ये ए आ गया और ये टेन साई आ गया, दोनों वो वाला रिलेशन वैसा ही आ गया। ये सिर्फ ओमेगा टी प्लस साई किया सर आपने, ओमेगा टी प्लस साई कर दिया। हाँ क्यों कर दिया, साइन ओमेगा टी कॉस फाई कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अरे चेक करो ना ऊपर जाके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, मुझे थोड़ी ना पता है क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी वही लिखा है। तो पिछले पेज पे भी जाएंगे तो कुछ नया थोड़ी ना, मैंने लिखा है, देखो वही लिखा है। फील हो गया, हाँ अब याद रखना आगे के लिए, इंटरफेरेंस खत्म हो गया है, ऐसे ही शुरू होने से पहले ही खत्म हुआ रहता है। केवल मैं लिख देता हूँ कि एसएचएम में ऐसा हमने किया, काम हो गया। सर आपने एसएचएम में ये बताया था, नहीं बताया था तो अब देख लो, आया था ना क्वेश्चन, बस ठीक। तो इंटरफेरेंस के बारे में कहानी क्या है, एक ही डायरेक्शन में जाने वाले इकट्ठा कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की तो रिजल्टेंट दिखने लगा, और इस घटना के लिए हम लोग कह देते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जो देख रहे हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई, ये फाइव फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस पे जो दो वेव सुपर इम्पोज होने के लिए आ रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। तो इसके क्वेश्चन, इसको हम साउंड में भी पढ़ेंगे एंड लाइट में भी पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन आईआईटी पूछेगा वो लाइट से पूछेगा, ठीक है, लाइट में जाएगा। ये बीट्स वाला आ गया साउंड में। तो अपने स्ट्रिंग पे बचा कौन, तो ये केवल स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव में कौन सा मैं 4 पन्ने लेने वाला हूँ, यहाँ भी तो एक पन्ने में काम हो जाएगा। y1 y2 देखो, और आप यहाँ हेडिंग दे दो स्टैंडिंग वेव। y1 देखना, a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और y2 देखो a2 sin ओमेगा t प्लस kx। अरे सर प्लस, और जब हम 11th में पढ़ रहे हैं
तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल पर है कि थोड़ा थोड़ा समझ में भी कुछ आ जाए। ले दोनों ए कर दिया और टेंशन कम हो गया। और अब जो टेंशन कम हो गया तो बाय सुपर पोजिशन की यदि मैं बात करता हूं तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। अरे ट्रिग्नोमेट्री आता है ना सबको? ठीक है, देखो कुछ काट पीट के भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? कॉस वाला भाग गया, भगा दूं? ले भाग गया। तो बचा कौन? बचा y इक्वल्स टू ट्वाइस a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ ये जो टुकड़ा आता है इस टुकड़े को हम लोग कहते हैं पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इस टुकड़े को? पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। और अगला वाला पार्ट जो आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल्स टू a नॉट साइन ओमेगा टी, और कॉस है हाँ साइन ओमेगा टी। तो ये तो SHM हो रहा है, चेक कर लो क्या हो रहा है, SHM हो रहा है। और ये क्या दे रहा है? a नॉट दे रहा है 2a cos के x। ये है क्या? ये है यही पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। अब ये पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड का मीनिंग पहले समझाता हूं, फिर इस मैथमेटिक्स में वापस भी आके देख लेंगे एक बार। यदि आपके सामने एक वायर हो और वो दोनों सिरे पे फिक्स्ड हो, ठीक ना, और इसको ऐसे खींच करके बीच में छोड़ दें, तो ऐसे खींच करके छोड़ दें, यदि तना हुआ वायर हो, क्या ये अप एंड डाउन मूव करते दिख सकता है? और उसका फोटोग्राफ लेंगे तो क्या लूप बनते दिख सकता है? तो ये जो लूप बनते दिख रहा है, तो प्रैक्टिकली फील करना, फिजिक्स अभी मत लगाना, कोई इक्वेशन मत सोचना। क्या हर एक पार्टिकल SHM कर रहा है? क्या हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक जैसा है? सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड किसका दिख रहा है? सेंटर का। उसके बगल में कहीं a0/2, उसके बगल में कहीं a0/4, उसके बगल में कहीं a0/8। क्या ये दिख रहा है? a0/9। तो आपको ये अलग अलग पोजीशन पे जो पार्टिकल का ऑसिलेशन दिख रहा है, टाइम पीरियड उनके सबके अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? प्रैक्टिकली सोचो, ये वायर एक लूप की तरह क्यों दिखेगा? एक बार एक्सट्रीम पे एक साथ जाके रुकता होगा, एक बार इधर एक्सट्रीम पे आके एक साथ रुकता होगा, पूरा वायर ही तो गया होगा। ऐसा थोड़े ना होगा एक पार्टिकल रुक गया दूसरा अभी जा ही रहा है, भाई आ रहा हूं मैं तो बैठ गया, ऐसे थोड़े ना होगा। तो रुका होगा तो सब एक साथ रुका होगा, तो टाइमिंग सबकी सेम होगी। तो क्या लगता है आप जब बात करेंगे इनके ऑसिलेशन की, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एक जैसी या अलग अलग? इन किसी के लिए भी मैं इक्वेशन लिखूं y, तो y इक्वल्स टू क्या होगा? a sin ओमेगा टी। और a जो है a नॉट या एम्पलीट्यूड, वो a नॉट कहने के बजाय, मुझे a नॉट कहने के बजाय क्या कहना चाहिए? पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। a नॉट कहने के बजाय जो भी एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जा रहा है। वो एम्पलीट्यूड यदि हम 2a कहते हैं तो यहाँ a हुआ होगा, ये a/2 हुआ होगा, ये a/3 हुआ होगा, ये a/4 हुआ होगा, ऐसे चलते चलो। शुरू में 2a वो वाला था, a नॉट क्या था तुम्हारा? a नॉट के बदले था 2a cos kx, या ऐसा हो सकता है 2a sin kx। तो आपके सामने में जब कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, आपके सामने में या कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, या आपके सामने में कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, या आपके सामने में ये ऐसा इक्वेशन आ जाए,
तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टैंडिंग वेव को। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। और उसमें जो SHM का फ्रीक्वेंसी दिख रहा है एंगुलर, वो वही है जिन वेव को आपने सुपर इम्पोज होते देखा, उनके पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी था। ओमेगा तो वही है ना, 2 ओमेगा थोड़े ना हो गया, या ओमेगा/2 थोड़े ना हो गया। दोनों वेव जब सुपर इम्पोज हुए तो जो नया वेव हम देख रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा स्टैंडिंग वेव। और आप ये जो एक लूप देख रहे हो ना, वेट कर लो, इस लूप में इनका नाम स्टैंडिंग वेव क्यों रख रहे हैं? उसके पीछे का लॉजिक है कि हम जब इनको एनालाइज करेंगे एनर्जी, तो जो एवरेज एनर्जी पर लूप मिलेगा, तो एवरेज एनर्जी ऑफ वन लूप ये हो जाएगा λ/8 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। λ/8 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना SHM में, कैलकुलेट होके एवरेज लेकर के आ जाता है λ/8 वन लूप के लिए, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, आपको यदि इसमें λ/8 कहां से आया, यदि ये देखना हो तो याद करो, आपके दिमाग में था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टाइप रहा होगा, तो वो और एक कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर आया होगा, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 हो गया। और ये जो एक लूप होता है वो λ/2 होता है, तो उससे भी एक आता होगा λ/2 म्यू मास के लिए। और वो जो एनर्जी पर यूनिट लेंथ वाला डेल्टा एक्स होता था, तो एवरेज करते हुए एक v वहां आया होगा। तो ये सॉल्व होकर के आ जाता है λ/8 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर भी नहीं होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना, λ/8 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एक 1/2 हुआ, एक m में आया होगा 1/2, और एक cos स्क्वायर थीटा में आया होगा 1/2, तो वो 1/8 हो जाता है λ/8 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। डायमेंशनली भी तो करेक्ट होना चाहिए, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का डायमेंशन लैम्डा होता है लेंथ, मल्टीप्लाई होगा तो मास, ओमेगा ए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम लूप की जो एनर्जी देखते हैं, इसमें क्या कोई वेरिएबल है या ये कांस्टेंट दिख रहा है? तो एक लूप में जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ जो नोडल पॉइंट है, जो नोड है वो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा। ट्रैवलिंग वेव में क्या कहा था कि एनर्जी ट्रैवल करता है, और ट्रैवल कब करता था? जब नोड शिफ्ट होता था, और यहाँ नोड शिफ्ट नहीं होता, तो यहाँ एनर्जी लूप का फिक्स रहता है, एनर्जी लूप का फिक्स रहता है। तो सर, आपके जो पहला पिछला डेरिवेशन था उसमें तो आपने यहाँ cos की x लाया है, जबकि x0 रखेंगे तो कहानी तो सेट नहीं होता दिख रहा। तो आप याद करो, एक सेकंड रुकना, पीछे चलो और मुझे ये बताओ कि जब आपने ये सुपर पोजीशन सोचा, इस समय डायग्राम तो नहीं था आपके पास, आपने तो रैंडम वेव लिया। अच्छा चलो, यदि मैं यहाँ कहता हूं वेव ऐसे चित्र बनाकर, ये है अपना x0, तो एक वेव इधर आ रहा है, उसका इक्वेशन लिख रहा हूं a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ध्यान देना, क्या है? a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, और ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड एंड कैसा बिहेव करता है? फिक्स्ड एंड डेंसर मीडियम जैसा। तो जो वापस जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। तो माइनस a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट जा रहा है, और पहला माइनस किस लिए? फेज का चेंज। और पहला इसके कृष्णा के अकल में नहीं आया ये आइडिया, और पसंद नहीं आया। तो नहीं आया तो एक काम करते हैं ना, मैं भी इसको हटा करके वहां प्लस कर देता हूं, कि एक्स तो है ही ना, फेज चेंज प्लस पाई करोगे तो -1 ही तो निकल के बाहर जाएगा। और वैसे भी उल्टा कहने के लिए वो सीधा सा आइडिया है कि ये माइनस। तो आप यदि ऊपर में एक माइनस कर दो, मतलब दूसरा वाला जो एक को माइनस कर दो, यदि इसे y2 कहते हैं और ये y1 कह ले, तो आपके सामने कोई एक y माइनस कर दो, ये y2 कह लो और ये y1।
अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करो तो ये एक माइनस और माइनस माइनस प्लस दिख जाएगा। अब जब मैं कट करने की बात करूंगा तो अब कौन सा कट होने वाला है, चेक करके देखो। अब कौन सा कट हुआ वो चेक करके देखो। तो अब जब आप कट करने के बारे में विचार करो तो आपके सामने में क्या आ रहा है, ये कट होने वाला है ये cos के एक्स, तो बचेगा कौन, ट्वाइस ए साइन के एक्स cos ओमेगा टी। तो ये जो y का वैल्यू आ रहा है इसमें यही है पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। यदि मैं यहां इसको समझ पाऊं तो अब यहां हमारे पास आइडिया तो मिल ही गया कि पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड या तो साइन में आ सकता है या कॉस में। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सामने जो बाउंड्री है वो किनारा वो फिक्स्ड है या फ्री है। फ्री होता तो माइनस नहीं आता तो cos के एक्स वाला बनता। जब हमने पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड देखा इस वायर के लिए, फिर से मैं चेक करता हूं कि मैंने क्या देख लिया है, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। ये 0 और ये x इक्वल्स टू L। आप मुझे ये बताइए कि यहां पर नोडल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तो चेक करते हैं एट नोड्स। एट नोड्स जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, एम्पलीट्यूड होता है 0। एम्पलीट्यूड 0, तो जब हमने फिक्स्ड देखे दोनों तरफ तो दो तो ये हो गए, तो फिक्स्ड देखे तो कम से कम 2 तो मिलने चाहिए। और अपने पास इक्वेशन क्या है, 2a sin kx, 2a sin kx इक्वल्स टू 0। तो kx इक्वल्स टू या तो 0 नहीं तो पाई नहीं तो 2 पाई नहीं तो 3 पाई। k को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा x और अगले को लिख देते हैं 2n पाई, हाँ केवल n पाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2, मतलब और n का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है 0 या लैम्डा बाई 2 या 2 लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 4 लैम्डा बाई 2। अच्छा ये तो एंटी नोड्स एट नोड्स, एट एंटी नोड्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a। अरे मैक्सिमम 2a साइन के एक्स है ना, तो 2a इसका मतलब साइन के एक्स हो गया 1 और इसका मतलब हो गया, और ये प्लस माइनस 1 क्योंकि या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स और वो हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो पाई को भगा देते हैं, x हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 रखते हैं लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, और ये सारे चेक तो करो ये सारे इनके बीच में मिल रहे हैं या नहीं, ब्लू वाला पॉइंट। तो दो एंटी नोड के बीच में, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा और दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होगा। मतलब हमेशा जो आपका सीन बनेगा वो हमेशा लूप वाले बनेंगे। किनारा नोड है और तो या तो आप एक लूप देखेंगे यहां बनता हुआ मिनिमम, या फिर देख सकते हैं कि यहाँ 2 लूप बन रहा है। किनारे पे तो हमेशा नोड ही रहेगा ना, या हो सकता है कि 3 लूप बन रहा हो। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत से संभावनाएं बन रही हैं। तो जब भी स्टैंडिंग वेव वायर पे हम कहते हैं
तो एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड जब सुपर इम्पोज होते हैं तो स्टैंडिंग वेव बनता है। और ये स्टैंडिंग वेव में या तो एक लूप या दो लूप या तीन लूप वाला सिचुएशन है, और लूप की एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो ये पेज का जो चित्र है वो आप चाहे तो बना लें। एट एंटी नोड, एट नोड पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड 0, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड ±2। उसके नीचे में आप यदि kx एक बार लिखना चाहें तो kx इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे चलते जाएंगे। तो 2π/λ इंटू x इक्वल्स टू आगे लिख दिया। ये एनालिसिस हमने शुरू किया था स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लेके, जो कि दिख नहीं रहा है। y इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t टाइप का कोई रिलेशन लेके। लाइट आई कि नहीं ये पता चलेगा क्या? ठीक है, ये देखना था। तुम जोड़ना चाहो तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहो तो मत जोड़ो। दिख रहा है तो दिख रहा है। ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त इतने अकल लगाने की आवश्यकता थोड़ी कम ही पड़ती है। यहाँ कुछ नाम है, उन नामों को याद रखना जरूरी है जो आगे आ रहा है। जो ओमेगा बताते वो तो सोर्स की जो सोर्स की थी, तो सोर्स की थी। अब तो तुम्हारे सामने में ना सोर्स है, तुम्हारे सामने में ये स्टैंडिंग वेव है। आंखों के सामने में जो अप एंड डाउन दिख रहा है धागे का, उससे तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, वही 2πf ओमेगा देगा। उसका कोई काम इसमें स्टैंडिंग वेव में अभी नहीं दिख रहा फिलहाल तुरंत में मुझे। यहाँ करते क्या है, इनके अलग अलग नाम बना के याद रखते हैं। एक लूप जब बनेगा तब, या उसी लेंथ पे दो लूप बनता देखो तब, या उसी में 3 लूप बनता देखो तब, इन सब के या उसी में 4 लूप बनता देखो तब, इन सारे केसेस में
जब आप एक लूप बनता देख रहे हैं, वायर है L लेंथ का और आपको पता है ये नोड है और ये भी नोड है, और तो बीच में एंटी नोड है क्योंकि अल्टरनेट इनके पोजीशंस हैं। अब हम लोग जब ये जानते हैं ये x0 और ये xl और ये ऐसे याद कर जाते हैं, ये होता है लैम्डा, ये होता है λ/2 और ये होता है λ/4। ये या तो ऐसे याद कर जाते हैं या अपना जो पीछे इक्वेशन था उससे देख सकते हैं कि अल्टरनेट जो नोड था उनके बीच का डिस्टेंस कितना देख रहे थे। तो अगल बगल वाले जो नोड हैं उनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, इस चित्र से देख के बताओ। तो λ/2 L के बराबर लैम्डा हो गया 2L, V इक्वल्स टू F लैम्डा, F इक्वल्स टू V बाई लैम्डा या V बाई 2L, और इसका नाम रखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ये डायग्राम हटा दो, सीधे सीधे देख लो ना यार। लैम्डा यहाँ से यहाँ तक कितना दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक λ/2, नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस। पिछले वाले पेज पे जाकर एक सेकंड देख लो, ये नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कहीं भी चेक करो ना, नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है λ/2, और इधर एंटी नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी λ/2 आ जाएगा, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस। लेकिन हम यदि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो λ/4 अल्टरनेट पोजीशन दिख रहा है। तो आप ये डायग्राम से डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इक्वेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नाम याद रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि ऐसे देख रहे हैं इनको, तो यहाँ नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, दो नोड के बीच में एक और नोड डाल दो, जस्ट अगला वाला, और दो नोड के बीच में एक एक एंटी नोड और डालना ही पड़ेगा आपको, अल्टरनेट होता है। तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर दिख जाएगा, L के बराबर। F किसके बराबर, V बाई लैम्डा, V बाई L या 2V बाई 2L या ट्वाइस F0। यदि इसे F0 कह देते हैं, यदि इसको F0 कह देते हैं फंडामेंटल को, तो ट्वाइस F0। और इनका जो ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना, इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम नाम क्या रखते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। ऐसे ही तीन लूप जब दिख जाएगा, ऐसे ही तीन लूप जब दिख जाएगा तो हम लोग कह देते हैं F इक्वल्स टू 3V बाई 2L। ये सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। और अगला वाला फिर देखते हैं F4V बाई 4 लूप होने पे 2L, इसे कह देते हैं थर्ड ओवरटोन और फोर्थ हार्मोनिक। इनके नाम आप यदि सेट कर लेते हैं तो एक बड़ा काम हो जाएगा, ये मान लीजिए। ओवरटोन मतलब ये बीच में जाकर कट करे उसी को। आप वायर को स्ट्राइक करोगे तो उसमें मान हमने क्या सोचा है, एक लूप बनेगा या दो लूप बनेगा या तीन लूप बनेगा। यदि एक लूप में वायर ऑसिलेट कर रहा है
तब जो वहां फ्रीक्वेंसी हमें सुनने में आएगा या वायर से निकल के एयर के थ्रू कानों तक पहुंचेगा वो, और 2 लूप में ऑसिलेट करेगा तब जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो अलग अलग होंगे। उन सब का कुछ नाम रखा गया है। आपसे पूछेगा एल लेंथ के वायर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो V/12। फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा, तो 2V/12। सेकंड ओवरटोन कितना होगा, 3V/12। एट्थ ओवरटोन कितना होगा, 9V/12। और हार्मोनिक कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट हार्मोनिक 1V/12, सेकंड हार्मोनिक 2V/12। ओवरटोन वाले में एक को फंडामेंटल कहते हैं और अगले से ओवरटोन कहना शुरू करते हैं। और हार्मोनिक सबको कहते हैं, 1 वाले को फर्स्ट हार्मोनिक, 2 वाले को सेकंड हार्मोनिक। तो कुल मिला के ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ओवरटोन और फोर्थ हार्मोनिक। अरे ये सब कहां फंस गए, कंफर्टेबल। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है अपने को, 1 लूप V/12, 2 लूप 2V/12, 3 लूप 3V/12, 4 लूप 4V/12, और उनके नाम फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। लेकिन पहले वाले को फंडामेंटल, उसके बाद वाले को ओवरटोन्स। नाइन V/12 को क्या कहेंगे, 8 ओवरटोन या 9th हार्मोनिक। कितने लूप होंगे, 9 लूप होंगे। 9 V/12 में यदि कोई कहता है तो 9th हार्मोनिक ये हो गया, 9 लूप होंगे। तो कितने एंटी नोड होंगे उस वायर पे, 9, क्योंकि लूप के पेट में एंटी नोड होता है बीच में। अरे लूप देखो ना यार, बीच में एंटी नोड होगा ना, तो 9 लूप में 9 एंटी नोड। एक लूप में कितने एंटी नोड दिख रहे हैं, तो 2 लूप में कितने होंगे, तो 9 लूप में कितने होंगे। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। और 10 नोड होंगे, क्योंकि उस एक एक्स्ट्रा चाहिए। हर एक पहले लूप में देखो 2 नोड, 2 लूप वाले में 3 नोड, 3 लूप वाले में 4 नोड, 9 लूप वाले में 10 नोड। इतने पे नंबर मिल जाता है। चलो बताओ 17 V/12 का क्या नाम होगा, 16th ओवरटोन, ठीक ना। और 17th हार्मोनिक। कितने लूप, 17। कितने एंटी नोड, कितने नोड, 18 नोड और 17 एंटी नोड। जितने लूप उतने पेट के बीच में एंटी नोड। धीरे धीरे सोचो यार। 5 V/12, 5 V/12 का क्या नाम होगा, 5th हार्मोनिक, 4th ओवरटोन। कितने लूप, 5। कितने एंटी नोड, 5। कितने नोड, 6। बस हो गया काम। अब ध्यान से सुनना कि यदि ये फ्री एंड होता ऑसिलेट करने के लिए और ये फिक्स्ड होता, तो फिक्स्ड वाले का नोड बनाना तय है और फ्री वाला एंटी नोड बनाता है स्टैंडिंग वेव के केस में। और ये x0 है और ये x=L है। तो आपको पता है कि पहला वाला केस नोड और एंटी नोड यदि एक ही हो, अल्टरनेट, तो ये अगल बगल तो रह ही सकते हैं। तो ये λ/4 किसके बराबर आएगा, L के। लैम्डा हो जाएगा 4L और F हो जाएगा V/λ, V/4L। इसका नाम होगा फंडामेंटल, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। अब यहाँ ये ध्यान रखना, इसका चित्र देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, एंटी नोड एक जगह ना। yes, sir. और ये स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट one end and free at other। अब इसके दूसरे पॉसिबिलिटी पे यदि हम बात करने की सोचते हैं, तो इसके दूसरे पॉसिबिलिटी पे यदि हम देखना चाहते तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता, तो नोड और एंटी नोड और नोड के बीच में एक नोड और एंटी नोड का कम से कम पेयर रखना पड़ेगा। तो एक पेयर यदि रखना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे इनका डायग्राम बनाएंगे। और अब लेंथ चेक करिए, ये क्या लिखेंगे, L किसके बराबर लिखेंगे, 3λ/4।
नोड एंटी नोड के बीच λ/4 और 3 ऐसे टुकड़े हैं, 3 λ/4। अरे एक लूप के 2 λ/4 और एक इधर किनारे में है λ/4, 3 λ/4। और यहां से लैम्डा हो जाएगा 4l/3 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3v/4l और इसका नाम होगा फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। और यहां मेंशन कर दीजिएगा स्टार मार्क देके, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। अब तुम बोलो क्या कहना चाहते हो कृष्णा? मुझे नहीं पता, आगे बढ़ो। अभी इसमें फ्रीक्वेंसी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा तुमसे, उसमें एम्पलीट्यूड का कहाँ रोल है। इक्वेशन क्या बनाया था तुमने, वो याद करके बताओ। तो उसकी इसमें क्या साइन की एक्स से काम चलेगा या कॉस की एक्स लिखना पड़ेगा? हाँ, तो 2a cos के एक्स में क्या एम्पलीट्यूड होता? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, बस। वो भी 2a तब जब सुपर इम्पोज होने के लिए जो आए उनका एम्पलीट्यूड होता है। तो उतनी कहानी मेरे सामने है ही नहीं, तो क्यों उसमें झांकने जाए? मुझसे क्या पूछ रहा है, वायर को स्ट्राइक क्या, फ्रीक्वेंसी बताओ, तो बोलो आगे। ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल का मतलब अगला वाला क्या बनने वाला है ये बताओ, 5v/4l। उसका ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, कंटिन्यूअस ऐसे ही नाम है, लेकिन हार्मोनिक्स के बारे में जब बात करेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक यही बनेगा। सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ये सब यहां मिसिंग है, ये सब यहां मिसिंग है। तो ज्यादा तरह के फ्रीक्वेंसी का बनना कब पॉसिबल दिख रहा है? जब दोनों तरफ फिक्स्ड हो वायर तब, या एक तरफ फ्री हो तब? दोनों तरफ फिक्स्ड हो तब बहुत तरह के इवन और सारे हार्मोनिक्स बनते हैं, ठीक ना। तो एक टर्म आता है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो जब आप वायर को स्ट्राइक करते हैं तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार, गिटार, जो भी, तो उनके दोनों किनारे पे फिक्स दिखता है ना वायर। क्यों? क्योंकि वहां बहुत तरह के फ्रीक्वेंसी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। और सुनने में अच्छा क्या लगेगा? मोनोक्रोमेटिक साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो जब आप वायर को स्ट्राइक करेंगे और उसको हाई डिफिनिशन कैमरे से फोटोग्राफ लेंगे, 1-2 लाख रुपए वाले फोटोग्राफ लेंगे कैमरे से, तो आपको एक साथ 2 लूप या 3 तरह के या 4 तरह के लूप का वैरायटी उस पे मिलेगा। और इसका मतलब है ये इस बात पे डिपेंड करेगा स्ट्राइक किसने किया। मैंने कभी नहीं बजाया गिटार और जाके मैं स्ट्राइक करूं और एक कोई बढ़िया गिटार बजाने वाला हो और वो स्ट्राइक करे, तो क्या स्ट्राइक करके सुन के सुनने वाले का आनंद का लेवल अलग अलग आएगा या नहीं? तो अलग अलग क्या अलग हो गया? वायर तो वही है। तो स्ट्राइक करने पर जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है वो ज्यादा तरह के फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर देता है, जिससे उनके सुपर इम्पोज, उनके जो साउंड का इफेक्ट कानों में आएगा, मजेदार आएगा। तो आप कहते हो म्यूजिशियन रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड इंप्रूव करने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ साउंड किस बात पे निर्भर करेगा कि एक साथ कितने ओवरटोन्स वायर पे मौजूद है एक स्ट्राइक के करने पर, और वो प्रैक्टिस करके इंप्रूव किया जाता है। अब आप इस बात पे समझो कि आपसे कोई पूछता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने तरह के ओवरटोन एक साथ एक ही समय प्रेजेंट है किसी एक वायर पे, वो डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक, नंबर ऑफ ओवरटोन। और अब बताओ कि किस वायर पे ज्यादा तरह के ओवरटोन का बनना पॉसिबल है, एक तरफ फिक्स्ड, एक तरफ फ्री वाले पे, या दोनों तरफ फिक्स्ड वाले पे? इसीलिए सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोनों तरफ फिक्स्ड वाले वायर के हैं। एक भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल नहीं बनेगा जो सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। फाइव वी बाई 4L का क्या नाम होगा? सेकेंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक। 7v/4l का क्या नाम होगा? थर्ड ओवरटोन
और 7th हार्मोनिक। अब ऐसे केसेस में चित्र बना लेना, नंबर ऑफ नोड एंटी नोड गिनती करने का मन करे तो कर सकते हो। ये कैसे बढ़ता जाएगा, एक एक लूप बढ़ाते जाओ, अगला जो बनेगा, हाँ, नोड एंटी नोड का पेयर बढ़ाते जाओ, एक एक अगला अगला आता जाएगा। तो आपको बाई चांस कभी कोई कंफ्यूजन हो तो चित्र बनाना शुरू करो, फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करो, आते जाएंगे। और अदरवाइज सीधे सीधे लिख दो फंडामेंटल लो V/4L, केवल ऑड हार्मोनिक्स उसके पॉसिबल है। अब बात आती है कि कृष्णा ने कहा सर एम्पलीट्यूड, तो ले इस पे मजेदार क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि बताओ कि ये है ए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसमें तो 2 लूप दूंगा तो ये तो ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। एक काम करता हूं, एक लूप पे प्रैक्टिस कर देता हूं पहले, 2 लूप वाला उसके बाद बना लेना, घबराना मत, पन्ने नहीं बर्बाद होंगे। चला गया कहानी। अच्छा, अपने अपने चित्र पे बना लो, अपने अपने कॉपी पे एक लूप बनाओ और बीच में एम्पलीट्यूड लिखो ए। एक ही लूप बनाना है, ये लो स्क्रीन देखो, और बीच में एम्पलीट्यूड देना है ए। अब आप बताइए इसका इक्वेशन जो लिखा गया होगा उसमें जो हम लिखेंगे वो 2s cos sin kx लिखेंगे या 1 sin kx लिखेंगे? 2s, क्योंकि बीच वाला a है, ये तो मैक्सिमम ही तो दे रहा है, स्टैंडिंग वेव का ही है। तो a sin kx, लाइट आ जा रही है, a sin, लाइट आ गई, a sin kx, और साथ में SHM के लिए चाहे sin ओमेगा t लिख लो, cos ओमेगा t लिख लो, कुछ भी लिख लो। हम इस चित्र को देख के x0 पे नोड देख के ये कह सकते हैं कि इसका जो पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड होगा, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये हो जाएगा a sin kx। या तो 2 ही तो ऑप्शन है, या तो sin kx या cos kx। पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड लैंग्वेज में लिखो, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a sin kx। दूसरा ऑप्शन है a cos kx, लेकिन वो तब होता जब x0 पे मुझे एंटी नोड दिखता, मतलब वो फ्री एंड होता। अब एक पॉइंट और, λ/2L तो दिख ही रहा है फ्रॉम डायग्राम, और इसका मतलब लैम्डा हो गया 2L, और आप के भी लिखना जानते हो 2π/λ, नहीं याद हो तो ω/v से आ जाएगा। और फ्रॉम डायग्राम λ/2 इक्वल्स टू L, फ्रॉम डायग्राम λ/2 इक्वल्स टू L, और लैम्डा इक्वल्स टू 2L और k इक्वल्स टू 2π/λ से हमें एक डाटा मिल गया π/L। ये कहानी सॉल्यूशन पार्ट में जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि वो पोजीशन बताओ x का वैल्यू जहां एम्पलीट्यूड हो a/2। मैक्सिमम तो बीच में दिख रहा है, मैं थोड़े ना पूछूंगा वो a/2 कहां होगा, ये जानना चाहता हूं। कहीं ना कहीं तो होगा a/2, कहां होगा ये बताओ। तो सॉल्व करते वक्त कहानी ऐसे शुरू होगा, उससे भी पहले एक लाइन लिखना चाहो तो ये लिखोगे सॉल्यूशन में, सिंस x0 इज नोड, हेंस पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड इज a sin kx, चित्र को देख के। और सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू a sin kx, a/2 इक्वल्स टू a sin π/L इंटू x, तो 1/2 इक्वल्स टू sin πx/L, 1/2 हो जाता है sin 30 π/6, π/6 इक्वल्स टू πx/L, तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू L/6। यही हो गया अपने काम का रिजल्ट, x इक्वल्स टू आ गया L/6। ये
जितना इधर से L/6 पे दिख रहा है उतना ही इधर से भी तो दिखेगा ड्यू टू सिमेट्री। अरे दिखा कि नहीं दिखा? तो ऐसे दो पॉइंट होंगे। यदि यहां से उसका डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो पहला L/6 और दूसरा L माइनस L/6 दैट इज 5L/6। दो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये आ जाए। और यदि दो लूप होते तो और भी पोजीशन ऐसे मिल जाता। चार मिलते, बहुत अच्छा। चलो चित्र बनाओ, ढूंढो चारों पोजीशन। कि यदि दो लूप होता, आपने देखा, और दो लूप होता आपने जब देखा और बीच में ए देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड, तो कहीं ना कहीं A/2 तो होगा। कहां होगा वो ढूंढना है। ऐसे सारे एक्स बताओ। फाइंड पोजीशंस where amplitude is A/2। ये x0 है, ये xl है, दूसरा किनारा। तो सॉल्व करते वक्त मैंने लिखा A/2 इक्वल्स टू A sin kx, 1/2 इक्वल्स टू sin 2π/λ इंटू x, साइन ये π/6 इक्वल्स टू 2π/λ के बदले l। ढूंढो क्यों। और x इक्वल्स टू L/12। ध्यान से देखना, एक तो आ गया L/12, तो नोड से ना L/12, इस नोड से भी L/12, इस नोड से इधर भी L/12, इस नोड से इधर भी L/12, और यहां पर ये L/2 तो दिख ही रहा है x इक्वल्स टू बीच में। तो पोजीशंस हो गए, रिक्वायर्ड पोजीशंस। रिक्वायर्ड पोजीशंस कौन कौन से हो गए उनके बारे में देखिए। ये हो गए x1 L/12, x2 L/2 माइनस L/12 5L/12, x3 L/2 प्लस L/12 ये 7L/12, x4 L माइनस L/12 ये 11L/12। सारे आ गए। अरे 9L/12 कहां से लाए यार, मेरे पास नहीं आया है। अच्छा तब ठीक है। तो ये आइडिया क्लियर। ऐसे 3 लूप वाला होगा, ऐसे 4 लूप वाला होगा। अब कुछ पॉइंट्स और देखो। इन node in standing waves, in standing waves, node and antinode, positions do not change with time। नोड और एंटीनोड पोजीशन फिक्स होते हैं। all points on the wire in a loop or in alternate loops are always oscillate in same phase।
सर ये क्या बला हुई, आपने कुछ भी लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, एक लूप है तुम्हारे सामने और इसके बीच में तुमने खींचा ऊपर और छोड़ दिया। तो याद करो, जिस समय तुमने खींचा है वायर को, उस समय वायर ऐसे दिख रहा है, और जैसे ही छोड़ोगे तो ये सारे के सारे एक साथ इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा और एक साथ फिर नीचे एक्सट्रीम पे जाएगा। फील करो इसे। तो एक साथ ऊपर गया और एक साथ नीचे आया। तो सेम फेज का क्या मीनिंग था? एक समय पर एक ही डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी हो, एक साथ इक्विलिब्रियम पे है, एक साथ नीचे जा रहे हैं, एक साथ ऊपर आ रहे हैं। लेकिन तो ये सेम फेज सारे पॉइंट, चाहे वो 1 कह लो, चाहे 2 कह लो, चाहे 3 कह लो, चाहे 4 कह लो, एक साथ अप एंड डाउन करेंगे, सबका टाइम पीरियड सेम, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम। लेकिन यदि अल्टरनेट लूप होता तो लूप आखिर वायर का, तुम फोटो तो एक ही वायर का फोटो ले रहे हो ना, फिर भी लूप कैसे बनता है? क्या 2 टुकड़े हो जाते हैं? इतने तेजी में ये अपना पोजीशन बदलते हैं कि हमें लूप कंप्लीट होता दिखता है। तो इसमें हाफ सेक्शन के जो वायर है लेफ्ट साइड वाला, उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल, और उसके बगल वाला जो है अपोजिट, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर, तो ये तो कंसेक्यूटिव हो गया। तो यहां लिखिएगा एडजेसेंट हो गया। तो यहां ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, यहां ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट्स फ्रॉम adjacent loops are oscillate in opposite phase। लेकिन ये सोचो ना, यदि 3 लूप तुमने बनता देखा तो क्या होगा? 1 2 3। अब क्या होगा? आप यदि इसके बारे में सोचेंगे तो ये दोनों किधर जाने की सोच रहे हैं? नीचे। तो अल्टरनेट वाला, एक छोड़ के एक वाला, वो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट वाला भी सेम फेज में होगा। सर ये फेज का लफड़ा है। अरे काहे का लफड़ा यार? एसएचएम तो खेल रहा है वायर। हाँ, तो एकदम एसएचएम वाला कहानी सेट करो, और इनमें फेज में सिंपल आइडिया, एक ही लूप में कितने भी पॉइंट लो, वो या अल्टरनेट लूप में कितने भी पॉइंट को देखो, वो सारे एक साथ कबड्डी खेल रहे हैं, एक साथ नीचे एक साथ ऊपर गए। लेकिन अगल बगल वाले जो हैं एडजेसेंट, जिनको कहते हैं, अपोजिट फेज में रहेंगे। इनमें और कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, या तो 0 या तो पाई। ये अभी तक जो सारी कहानी बताई गई आपको, ये था स्टैंडिंग वेव की कहानी।